तो ये मुझे भेजा था 1 साल पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने, उसका नाम रखने के लिए अंकित रख लेते हैं, उसने मुझे बोला था नाम मत बताना मेरा। अंकित आता है बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से, कि उसके पापा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, मम्मी है, पापा हैं और वो है। बहुत ही मुश्किल जीवन, पर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 2017 के आसपास की ये बात है। और उस वक्त उसके पापा ने अपने बॉस से पैसे लेके, रिश्तेदारों से पैसे लेके पैसे अरेंज किए थे ताकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाए। तो जहाँ देश का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, ये वही गया था। एक पीजी में रह रहा था, इसके साथ 2 और लड़के थे, वो दोनों मुसलमान थे, ये हिंदू हैं। कोई रिलीजन बेस्ड बात नहीं है, मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहानी में इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये वहाँ चले गया, और पहले 2 महीने जब ये वहाँ पे था, इसका पूरा फोकस होता था मैं बस पढ़ूंगा और कुछ नहीं करूँगा, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, खेलने नहीं जाऊँगा। इसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये कर पाए। क्लास जाता था, घर आता था, पढ़ता था, और ये सोता भी वक्त से था। ये चाहता था कि ये रात को जाग के पढ़ाई करे, पर लाइट चालू रहती, बाकी दोनों को दिक्कत होती, तो ये वक्त से सो जाता था, सुबह बहुत जल्दी उठता था और ऐसे पढ़ता था। और जो बाकी दोनों लड़के थे, उसमें से बड़े भाई का नाम फैज़ान था। जो फैज़ान था वो बहुत आउटगोइंग था, सिक्योरिटी वाले से भी बात करेगा, क्लासेस के टीचर से भी बात करेगा, सीनियर से, जूनियर से, सबसे उसकी दोस्ती थी। और वो वैसे भी दोनों भाई इसके साथ अच्छे से रहते थे, उनके अच्छे घरों से आते थे वो दोनों। तो वो दोनों जब भी कुछ होता था घर लाते थे, इसके साथ बांटते थे, कुछ इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते थे ताकि ये बहुत अकेला ना फील करे। थे तो तीनों बच्चे ही घर छोड़ के आए थे। अब ऐसा हुआ कि उनका त्यौहार आने वाला था, फैज़ान और उसके भाई का, तो वो लोग घर जाने वाले थे। अंकित ने ऐसा सोचा कि अब मेरे पास 5 दिन है जब मैं रात को भी पढ़ पाऊंगा, लाइट चालू रख सकता हूँ, तो इनकी नींद खराब नहीं होगी। तो ये 5 दिनों के लिए मैं थोड़ा कम सोऊंगा, ज़्यादा पढ़ाई करूंगा। उसको कुछ भी करके अफसर बनना था। उसका ये था, मुझे मेरे परिवार को बेहतर जीवन देना है, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े मैं करूँगा। तो वो सोच लेता है मैं रात को पढ़ूंगा। और जाने के पहले फैज़ान नीचे सिक्योरिटी वाले के पास लगभग आधा घंटा खड़ा था, कुछ बातें कर रहा था। ये दोनों, अंकित और उसका जो छोटा भाई था, दोनों ऊपर से देख रहे हैं कि ये नीचे कर क्या रहा है। और वो ऊपर आया, सामान लिया, इन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, उसने कुछ बताया नहीं, बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भाई चले गए घर पे, और वो पीजी में मोस्टली मुसलमान लोग ही थे, तो वहाँ पे वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। 2-4 स्टूडेंट होंगे अंकित जैसे, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, और जो केयर टेकर थे वो थे, बाकी कोई नहीं। तो रात में भी शांति बहुत ज़्यादा होती थी, दिन में वहाँ पे ज़्यादा कोई आपको दिख नहीं रहा है। तो जो पहली रात थी, अंकित ने बोला आज रात को मैं बैठ के पढ़ूंगा, और वो शाम से ही पढ़ने लग गया। लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे तब उसने पहली बार एक नॉक सुना बाथरूम पे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि होगा कुछ, इतनी शांति है और मैं रात को जागता भी नहीं हूँ, मुझे शांति की आदत नहीं है, कुछ मग्गा हिल गया होगा, बाल्टी हिल गई होगी, किसी चीज़ की आवाज़ होगी। ध्यान नहीं दिया उसने, और वो दोबारा पढ़ने लग गया। उसका कोई क्लास में टेस्ट था, उसकी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा। उसके बाद अब वहाँ पे दरवाजे पे 2 नॉक होते हैं। अंकित को लगा कुछ तो है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने सुन के मिस किया है, कुछ बाथरूम से आवाज़ आया है। और ये बाथरूम के दरवाजे पे ऐसे लग रहा था कोई अंदर से नॉक कर रहा है। लाइटें चालू थी, डरने की कोई बात नहीं थी। अंकित उठा, छोटा सा कमरा था, छोटा सा बाथरूम था, जाके बाथरूम का दरवाज़ा खोला, कुछ अंदर नहीं है, सूखा सा बाथरूम पड़ा है, कोई ना एग्जॉस्ट चालू है ना कुछ चालू है। वो बस देखा उसने, और वो जब देख ही रहा था, बाल्टी में टप टप 2 पानी के बूंदे गिरे। तो उसको लगा ठीक है, पानी का आवाज़ था, शांति बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कुछ हो रहा है। वापस आया वो, और उसने वापस आके टेबल पे बैठा, पढ़ाई चालू की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंकित के पास पुराना सा वो कीपैड वाला फ़ोन था, उसमें फ्लैशलाइट भी नहीं थी। वो बस अपने पास रखता था कि घर वालों का फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन करके उनको बता देता हूँ मैं ठीक हूँ, क्या कर रहा हूँ, और कुछ नहीं होता था। यहाँ पे 10-15 मिनट और बीत जाते हैं, 12 बज चुके हैं, 1 अब तक बजे नहीं है, बीच का वक्त है। अब बाथरूम के दरवाजे पे टक 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 3 बार इस बार किसी ने अंदर से खटखटाया है। बड़े सफाई से, बहुत क्लियरली अंकित समझ सकता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब उसको पता था ये पानी की भी आवाज़ नहीं है,
पानी इतना ज़ोर का साउंड ही नहीं करेगा। वो उठता है, बाथरूम की तरफ जाता है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, और जब वो देखता है, उसको देखने पे दिखता है बाकी सब बाथरूम में नॉर्मल है, पर जो सामने का कांच है उस पर फॉग सा बन गया है। जैसे आप गर्म पानी से नहाते हो उसके बाद फॉग सा बनता है ना, वैसा सा बन गया है। अब अंकित क्या करता है, अंकित अंदर की तरफ जाता है क्योंकि शायद उस पर ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि वो आईने पे कुछ लिखा हुआ है। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि लाइट चली गई, कोई लाइट नहीं है, रात का वक्त है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और रोशनी नहीं आ रही है, और पीछे से जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ से आवाज़ आती है, इधर आ। अच्छा। अंकित ऐसा फ्रीज हो गया, उसको नहीं पता वो पलटे क्योंकि अंधेरा है। नॉर्मल बच्चा अपना स्मार्टफोन निकाल के टॉर्च चालू करेगा, अंकित के पास वो भी नहीं। अंकित को जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, पहले वो फ्रीज हुआ, फिर वो पलटा धीरे से, और जैसे ही वो पलटता है पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ लेता है। अब जब अंकित का कंधा पकड़ा गया, छोटा सा बच्चा है, दुनिया देखी नहीं है इसने, तो वो घबरा सा गया, पैर उसके लड़खड़ाए और वो नीचे लेट सा गया ऐसे अपने आप को बचाने के लिए कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जब वो डरा ही हुआ था ऐसे, और उसको अब तक कुछ नहीं हुआ, कंधे पे हाथ आया, वो नीचे गया, अब तक कुछ हुआ नहीं, और उसका फ़ोन जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन निकाला। नॉर्मली जब कोई आदमी इतना डर रहा है ना और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो फ़ोन निकालेगा नहीं। अंकित के केस में ये अलग इसीलिए था क्योंकि वहाँ कोई आने ही नहीं वाला था उसकी मदद करने। वो जानता था वो दोनों भाई भी नहीं आने वाले हैं, बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, कुछ होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही फ़ोन बजा उसको लगा कोई मेरी मदद अब कर सकता है। उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे फैज़ान था। फैज़ान ने उसको बोला कि भाई मेरे, कुछ भी हो जाए बाथरूम में मत जाना। वो जैसे ही ये बोलता है, अंकित को समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। वो तेज़ी से बाथरूम से निकलता है अपनी जान बचा के, रोते हुए कैसे तैसे ताकत जुटा के, और वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। जब वो बाहर जा ही रहा होता है, वो पलटता है एक बार, और उसको कोई आदमी सा, ऊंचा सा आदमी पीछे से दिखता है। वो उसको बोल रहा है इधर आ, इधर आ, बार बार वो उसको बुला रहा है। अंकित रोते रोते बाहर आता है, दरवाज़ा भी नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, नीचे भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, और रास्ते में उसको वही सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जिसके साथ वो मुसलमान लड़का आधा घंटा बात करके गया है। वो उसका हाथ पकड़ता है, नीचे लेके जाता है अपने सिक्योरिटी कैबिन में, उसको बिठाता है, और फिर वहाँ पे उसको वापस से वो लड़का फ़ोन करता है, उसका फ्लैटमेट, और बोलता है कि भाई तू वहाँ रुक, मैं आ रहा हूँ। सुबह तक ये वहीं पे है सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में। ये लोग जाके वो केयर टेकर को भी नहीं बुला रहे हैं। अंकित बोलता है कि केयर टेकर को बताते हैं, वो बोलता है उसको मत बता, तू रुक जा। तो वो दोनों भाई आते हैं, इसके दोनों फ्लैटमेट, वो आके बताते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे 2 साल पहले कोई सीनियर था जिसने बाथरूम में अपनी जान ले ली थी, और वही सीनियर था जिसने यहाँ रहने वाले इनसे पहले बच्चों को भी हॉन्ट किया था। इस वजह से ये कमरा इतना सस्ते में सबको मिलता है, और यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। और ये बात वो केयरटेकर जानता है, ये बात वो ओनर भी जानता है इस पीजी का। और ये सिक्योरिटी वाले को इसीलिए इतना देर बात कर रहा था खड़े होके, क्योंकि ये नया सिक्योरिटी वाला था। ये लड़का एक रात आया था देर से घर पे, तब उसने बाथरूम में कुछ सेंस किया था, तो इसने नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड को पूछा था कि भाई ऐसा कुछ ऊपर है क्या दिक्कत। सिक्योरिटी वाले ने बोलता मैं तो नया हूँ, पर मेरे चाचा ही थे यहाँ पे पहले, मैं उनको पूछता हूँ। तो इसने फैज़ान के जाने के बाद, वो सिक्योरिटी वाले ने अपने चाचा से बात की थी, उन्होंने फिर बताया कि भाई वहाँ पे दिक्कत है, किसी को वहाँ पे रहने मत दे। तो ये फ़ोन करके फैज़ान को बोला भाई ऐसा है, तुम्हारा कोई यहाँ पे है तो नहीं। तो वो फिर अंकित को फ़ोन किया, उसने बताया कमरे से निकल, बाथरूम में मत जा। और फिर ये नीचे आए, ये सारे साथ में फिर गए वो केयरटेकर के पास, उसको बोला तुझे पता था ऐसा ऐसा है। तो बच्चे देख के ऐसे करने लगा कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसी बात करोगे मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। अंकित के तो माँ बाप आ नहीं सकते थे क्योंकि ना उनके पास पैसे थे, ना कोई उनको सीरियसली लेता। ये एक सोसाइटी का फैक्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आपकी इज्जत और आपकी बात की कीमत कम होती है। तो ये जो दोनों लड़के थे, इनके परिवार वाले आए और इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि तुम ये दे कैसे रहे हो बच्चों को, कि हम केस कर देंगे। तो फिर उन्होंने वही किया कि डिपॉजिट इनके वापस किए, इनका रेंट वापस किया, इनको बोला किसी को बताओ मत, बस चले जाओ यहाँ से। ये लोग भी ऐसे थे कि किसी बात का दबाव हम, है ना, अपने पे परेशानी क्यों लें, हम उनको भी परेशान नहीं करते, खुद पे भी परेशानी नहीं लेते। और ये सारे फिर वहाँ से निकल गए।
फिर उन दोनों लड़कों के ही माँ बाप ने एक अच्छी जगह ढूंढी, ये वहीं रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अंकित को थ्रू आउट। अंकित खैर आगे जाके अफसर तो बना नहीं, पर वो अपने जीवन में अब बहुत अच्छा कर रहा है, परिवार का ध्यान दे पा रहा है, उसकी शादी भी हो गई, वो दोनों लड़के भी आए थे, सारे अब तक दोस्त हैं। पर वो सारे अभी भी बोलते हैं कि अगर उस रात या उस दिन उस लड़के ने सिक्योरिटी वाले से बात की नहीं होती और उन्होंने पता नहीं किया होता वहाँ पे क्या है, तो शायद अंकित होता ही नहीं अब हमारे बीच में। बट जब वो तीनों रहते थे तब किसी को ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई कि उन्हें पता चल जाए कि भूत ही है कमरे में। नहीं, तभी पता नहीं चलता था ना, क्योंकि ये सारे टाइम से सो जाते थे। अंकित जल्दी सोता था कि इन दोनों को तकलीफ ना हो, ये दोनों जल्दी सोते थे क्योंकि क्लासेस होती थी। तो अब रात को कोई खटखट हो रही है तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, पर आप अगर किसी स्पिरिट के एरिया में घुस रहे हो, आप बाथरूम में जा रहे हो, तो वो एक्ट करेगी ना। करेक्ट। तो ये लोग पहले तो जाते ही नहीं थे। अब अंकित अकेला था, वो रात को जाग रहा था, इसीलिए वो अंदर गया। और ये बात ये फैज़ान के साथ भी हुई थी, क्योंकि फैज़ान जब घर पे देर से आया था, उसने बाथरूम में कुछ फील किया था। क्योंकि उसने फील किया था, वो नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड से बात किया था, और जैसे ही उसको पता चला उसने अंकित को बचाया। वो नहीं बचाता तो बात हाथ से निकल जाती। तो भाई आज का पहला केस कहाँ का है, किसकी बात करने वाले हैं आज हम? अभी मैं ना यूपी में क्या हुआ था, मतलब मैं अभी मेरा भाई यूपी, मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा। मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में, से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था।
मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार सही अभी भी प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में, आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हो गई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है जो लोकल बंदा है ना, वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो
वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके घर में वही घूम रहे हैं, हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था, कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी, कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।